भाई सबको नमस्कार, राम राम। और आज करांगे डिटर्मिनेंट की एक बेहतरीन क्लास, और कई क्लास होंगी भाई, चैप्टर पूरा ख़त्म करांगे, ठीक है। और कई दिनों से मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रहा, उसका भी कोई ना कोई रीज़न है भाई, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। एग्ज़ाम की बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। तो बहुत बार यह बात हमने डिस्कस कर ली है, एग्ज़ाम होंगे, अभी टाइम है भाई, इस साल के एंड में हो सकते हैं एग्ज़ाम, चांस है अपने, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास है टाइम पूरा तैयारी करने का। लेकिन जो टाइम है भाई, कुछ बच्चे इस टाइम को ये सोच कर कि भाई अभी टाइम है तैयारी करने का तो आराम से कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, यही वो टाइम है मेन जब आपने तैयारी करनी चाहिए, और यहीं से आपका सिलेक्शन निकलेगा भाई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट आपने देख लिया। डिटरमिनेंट जो चैप्टर है भाई, इसके बारे में आपने एक बात बता दूं, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल उस बच्चे ने उसका है जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़ रखा। अब यू एक मैट्रिक्स नाम का चैप्टर मैंने करा रखा है भाई, प्लेलिस्ट में आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर आप इस चैप्टर पहले मैट्रिक्स को करना, उसके बाद आप इस चैप्टर पर आना, हल्की सी आपकी हेल्प हो जाएगी। वरना एक दो छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर हल्का सा आपको रिवाइज भी करा दूंगा कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो डिटरमिनेंट चैप्टर है, अपने नोट्स बना लेना साथ साथ में भाई, क्योंकि बाद में आपको सर पीडीएफ, तो पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो देखो डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, यो बेस है भाई किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। और मैट्रिक्स भी कोई आम मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स भी कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। देखो आप वर्ग का देख के, स्क्वायर देख के ये बात तो समझ गए होगे कि इसके अंदर जैसे मैं कहता हूं कि भाई 2 का वर्ग करो, तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 2। यही सेम चीज़ है मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जो सेम ऑर्डर की हो। मतलब कि आपको पता है मैट्रिक्स क्या होती है, पहले मैं बताता हूँ मोटा मोटा भाई मैट्रिक्स क्या होती है। देखो मैट्रिक्स होती है, अगर मैं बिल्कुल जर्नल एक टर्म आपको बताऊँ, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एरे ऑफ डाटा, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि भी मान लो राम है और श्याम है, राम है और श्याम है, और मैं कहता हूँ कि इनकी एज भाई, एज, इनकी एज के बारे में कुछ बातें करी गई। क्या बातें करी गई, इनकी करंट की एज और आफ्टर 10 ईयर कि इनकी हाल की जो बिल्कुल करंट की जो एज है और 10 साल के बाद की जो एज है, उनके एक डाटा बनाया गया। वो डाटा कैसे बनाया कि भाई आज राम 5 साल का है और श्याम 7 साल का है, तो ये 10 साल बाद 15 साल का होगा और ये 17 साल का होगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ना लिख के मैं अगर इस नामा ने मिटे दूँ, ऊपर 23 एज ने और इस करंट ने, इस +10 ने मिटे दूँ, और सिर्फ इनके बाहर एक ब्रैकेट लगा दूँ, इनके बाहर एक ब्रैकेट लगा दूँ, इस प्रकार एक ब्रैकेट लगा दूं, तो यो भाई मान लो कोई ए मैट्रिक्स होगी, बस इतनी सी बात होती है। ये होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, सिर्फ एक समूह होता है, मतलब बहुत सारे व्यवस्था होती है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ये होता है मैट्रिक्स। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, जैसे मैट्रिक्स के अंदर छोटी सी बात क्या होती है, इसके अंदर रो होते हैं भाई, जो रिलेटिव चीज़ है ना, ये जो रिलेटिव चीज़ है इनको बोलते हैं रो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ठीक है। और ये जो खड़ी चीज़ है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये बात आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी, ठीक है। अब हमने सिर्फ न्यू देखना है, यहाँ पर रो इनटू कॉलम, इनका ऑर्डर लिखा जाता है कि भाई कितनी रो है और कितनी कॉलम है। अब इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में आपको पता है कि यहाँ पर भाई 2 तो रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। अब देखो ध्यान से, 2 रो 2 कॉलम, मतलब ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सेम, मतलब कि 2 का ऑर्डर है। अगर सेम ऑर्डर हो 2x2, 1x1, 3x3, 4x4, तो उसको कहते हैं भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी भी मान लो ये भी एक, देखो ये भी एक क्या है, आव्यूह है भाई, ये भी एक मैट्रिक्स है। देखो 1 2 3, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स, अब इसमें आप कहोगे सर इसमें रो कितनी है, रो कितनी है, रो तो 1 है, लेकिन कॉलम कितनी है, 1 2, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1/3 की है ये मैट्रिक्स। तो इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर कवर नहीं करेंगे, ये हमारा सिलेबस में नहीं है डिटरमिनेंट के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, आप देखो कि सर रो तो 2 है, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, इसको भी कवर नहीं कर सकते। तो बात समझे, डिटरमिनेंट के अंदर हम उन मैट्रिक्स को कवर करेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो सकती हैं,
देखो भाई इसने मिटा देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लिया भाई। पहले समझना है आपको बिल्कुल जीरो से, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे भाई धीरे धीरे। और एक बात का ध्यान रखना भाई, अगर मैं कोई क्वेश्चन बाई चांस लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, तो आपने वीडियो को पॉज करना है और दोबारा से उस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने की खुद से कोशिश करनी है, और अगर सोल्व नहीं होता है तब आगे वीडियो को प्ले करके सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग होना चाहिए भाई, ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो देखो भाई, मान लो ये एक मैट्रिक्स ये है, क्या ये मैट्रिक्स नहीं है? ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो क्या इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो बाद की बात है। मैं कहता हूं कि ये एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखना, सिर्फ ऑर्डर देखना है। ऑर्डर अगर सेम है तो हम उसको डिटरमिनेंट में कवर कर लेंगे। अब डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है एक्चुअल में। देखो भाई, वैसे तो अगर मैं साइंस की बात करूं, मैं फिजिक्स की बात करूं, तो यहाँ पर उसमें डिटरमिनेंट का बहुत ही लंबा चौड़ा रोल है भाई, ठीक है। उन चीज़ों पर हम ना ही जाए तो अच्छा है। मैं आपको एक ओवरव्यू फिर भी दे दूंगा उसका, आपको समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट होता क्या है। ये जो ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, आपको ये ओवरव्यू कोई भी नहीं देगा भाई, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दूंगा और आप समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे डिटरमिनेंट निकलता है। सिर्फ मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा नहीं कि भाई डिटरमिनेंट निकल गया, मैं आपको इसको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो भाई, बात को समझना, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, यहां पर मैट्रिक्स लिख दी, मान लो मैंने ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी ए बी सी डी। अब इसको वैसे तो हम देखो अलग अलग तरीके से, हर टीचर अपना अलग अलग समझाने का उसका तरीका होता है। मैं आपको ग्राफिकली इसको समझाऊंगा, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाऊंगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है भाई एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है अपना ओरिजिन भाई, ठीक है, 0 0। अब मैं कहता हूं कि यहां से आपने एक पॉइंट लेना है ए बी। देखो अब यहां पर आपने समझने के मूड में बैठना है, आप ये नहीं देखो ये फिजिक्स की बड़ी गहराई वाली बातें हैं कि भाई यहाँ से हमने ए बी क्यों लिया, सी डी क्यों लिया। आपको सिर्फ समझना है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, कुछ एक चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। अब देखो ए बी, वैसे तो ये चीज़ भी बिल्कुल एक्स्ट्रा है भाई, आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छा आपको ओवरव्यू चाहिए, एक अच्छी गहराई से इसकी समझ चाहिए, तो ये चीज़ भी समझ लोगे तो बेटर रहेगा। डिटरमिनेंट के बारे में आप और लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा जान पाओगे। तो डिटरमिनेंट में मैंने आपको क्या बताया, ऐसे अगर आपको एक मान लो एक आपको मैट्रिक्स मिलती है, आपने एक ए बी पॉइंट ले लिया, एक सी डी पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ से, और मान लो ए बी पॉइंट यहाँ पर बनता है, ए और बी पॉइंट यहाँ पर बनता है, तो ये पॉइंट मैंने क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक वेक्टर खींच दिया भाई, एक वेक्टर खींच दिया। आपको सर वेक्टर तो ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो बातों को मोटा मोटा। वेक्टर वैसे मैंने आपको करा दिया है, अगर किसी बालक ने वेक्टर भी ध्यान से समझना है तो पहले उसको देख लो फिर यहाँ पर आओ, लेकिन उतना करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया, सी और डी, सी और डी, और ये मैंने एक वेक्टर खींच दिया इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बन रहे हैं, ये ए बी पॉइंट है, ये सी डी, मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे खींच दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो ए दूरी होगी, तभी तो ये पॉइंट ए बना। और ये जो दूरी होगी ये बी दूरी होगी, तभी तो ये पॉइंट बी बना। बात को समझते चले जाएंगे भाई। और इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, डी होगी, क्योंकि वाई है ना, वाई के ऊपर लेंथ तो वाई की लेंगे डी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी भाई, सी दूरी होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स का जो पॉइंट रहा होगा उसी के ऊपर हमने ये पॉइंट बनाया होगा। और अगर ये दूरी हमने सी ले रखी है तो इसके ठीक सामने ये दूरी भी क्या होगी भाई, सी होगी। तो बात को समझे। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस पॉइंट से और ये जो दूसरा वेक्टर हमने बनाया था इसके पैरेलल एक इतना ही लंबा एक और वेक्टर बनाना है। बात को समझेंगे भाई, इतना ही लंबा एक और वेक्टर बनाना है, और इस वेक्टर से इस वेक्टर के, बस बात को क्या ध्यान रखना हमने कि हमने एक लाइन को पैरेलल लिया है, एक लाइन को पैरेलल लिया है और इस वेक्टर से इस वेक्टर को मिला दिया। अब ये जो आपको चतुर्भुज प्राप्त हुआ इसके अंदर, बात को समझना भाई, ये जो आपको एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये समचतुर्भुज हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है, ये आयत हो सकता है। सिर्फ ये मतलब कि समलंब चतुर्भुज नहीं होगा, बस ये समलंब चतुर्भुज नहीं होगा, मतलब कि इसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल होगी। इस बात का ध्यान रखना है आपने। अब ये जो एक चतुर्भुज बन के सामने आया, आप बात को समझेंगे, ये जो चतुर्भुज सामने आया, इस चतुर्भुज का अगर मैं आपसे कहे कि भाई इसका एरिया बताओ क्या होगा, अगर कोई आपसे कहे कि भाई इसका एरिया बताओ क्या होगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना ही डिटरमिनेंट कहलाता है भाई।
इसका एरिया फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। इस चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करना ही डिटरमिनेंट कहलाता है। अब एरिया निकलेगा कैसे, वो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको मोटा मोटा नू बता दूंगा कि होगा कैसे। वो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक स्क्वायर खींच लेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसको मिला देंगे और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये एक आयत बन जाएगा, ये एक आयत बन जाएगा और ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। और इस पूरे का जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, तो इस पूरे का एरिया निकाल कर उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इस प्रकार इसका एरिया निकलेगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पॉइंट बनता है भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार होंगे देख लो, मैं आपको बता दूं। अगर डायरेक्टली आपने यहाँ से सीखने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली कैसे निकलेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो कॉलम है ना उनको जोड़ दो, जो कॉलम है उनको जोड़ दो, A + C और B + D, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये इसके क्या होते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस बात को आप समझ पाए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आप देखो ये होते कैसे हैं, आप समझ लो इस बात को भी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम कितनी दूरी चल चुके हैं, A दूरी। तो मेरे को बताओ भाई, ये पॉइंट इस A से तो आगे है ना, ये जो पॉइंट है ये इस A से तो आगे है ना, इसका मतलब A के प्लस में समथिंग कुछ ना कुछ तो होगा। और वो होगा कितना, ध्यान से देखो, यहाँ से ये जो आकृति है हमने जितनी धकेली है उतनी उस तरफ निकलेगी। हमने यहाँ से ये C धकेली है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये C है, हमने इसको C धकेला तो ये C आगे निकलेगी, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा ये A + C हो जाएगा। बात को थोड़ी थोड़ी आप समझ पा रहे होगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि ये D है, मतलब कि यहाँ से लेके लगभग इसके सामने तक, यहाँ तक तो ये D है ही, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा ऊपर उठा हुआ है और ये इस B के कारण उठा हुआ है, क्योंकि हमने इसके नीचे एक B नामक जैक लगा रखा है भाई, B नामक जैक, तो B + D ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल पाए। अब आपके समझने योग्य बात क्या है, थोड़ा सा गचल मचल हो गया भाई, लेकिन आप समझ पाए होगे मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया सारे बच्चे, जिसने ध्यान से समझना है। अगर अब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे अगला जो पॉइंट है उसने दिमाग में सेट कर लो, डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। देखो हाँ, इस बात की गारंटी है भाई, याद ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कोई देगा नहीं। इससे आगे मैं जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई वो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, आपने कुछ नहीं करना। मान लो आपको कोई कहता है कि A, ठीक है, अब उसका वो जो एरिया नीचे निकलेगा वो एरिया भी बताऊंगा मैं डायरेक्टली कैसे निकल सकता है। अब देखो मैं कहता हूँ कि 6 1 1 6, मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी। अब बात को समझना भाई, अब बात को समझना। यहाँ पर मैं पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट बनेगा 6 1 और अगला पॉइंट बनेगा 1 6, ऐसे ही बनेगा, आप सबको पता है। अब मेरे को बताओ भाई 6 एक पॉइंट कहाँ आएगा, x के ऊपर 6 दूरी चलेंगे और y के ऊपर 1 दूरी चलेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 1, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक वेक्टर खींच दूंगा, बात को समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट 1 6, तो 1 तो यहाँ पर होगा, लेकिन 6 क्या ऊपर होगा, यहाँ पर 1 और 6, तो एक वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ होगा। और देखो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ पर ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, इनका योग कर दो, सम कर दो, 6 + 1 7, 1 + 6 7, मतलब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, 7 और 7 हो जाएगा। बात को समझे। अब इसके अंदर का एरिया निकालना ही हमारे लिए मेन बात है। इसके अंदर का जो एरिया है वही डिटरमिनेंट है। वो निकलेगा कैसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पहला जो आपका एलिमेंट है उसको लास्ट वाले मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देख लेना भाई, जिन बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आई छोड़ दो, भगाओ कोने में, या समझो या मेन बात है। 6 6 36, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इनकी गुणा कर देनी है, 1 एकम 1, कितना आया भाई 35, यही आपका उत्तर है। यही क्या भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का साइन देखो कैसा है, जैसे बार होता है दोनों साइड 2 डंडे लगाने हैं, वो होता है डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है। अब डिटरमिनेंट आपने निकाला, कैसे निकाला, आपने पहली और लास्ट वाली टर्म को गुणा किया, माइनस जो बच की 2 टर्म उनको गुणा करके घटा दिया, आपका आंसर आ गया। ये था डिटरमिनेंट का छोटा सी चीज़। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने किया क्या, यहाँ पर आपने किया क्या, देखो मेरी बात, जैसे ए ये मैट्रिक्स है, हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं इस प्रकार 6 1 1 6, क्योंकि जैसे ही हम डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं तो साइन यहाँ पर भी चेंज होंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, हमने 6 6 36 माइनस 1 एकम 1, ठीक है। ये हो गया अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते थे, DET ब्रैकेट में लिख देते a = 35। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है।
इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ पाएंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। अब आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, ये तो आपने 2x2 की फॉर्म को बता दिया, 1x1 की जो फॉर्म होती है उसका क्या होगा, या फिर 3x3 की फॉर्म उसका क्या होगा, या फिर उससे बड़ी 4x4 की भी तो एक फॉर्म होती है ना, उसका क्या होगा, तो उन पर भी चर्चा करते हैं। आओ, बिल्कुल आसान है ये चैप्टर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। देखो ये चैप्टर 12th की बुक है, शायद चौथा चैप्टर पाओगा पहले पार्ट का, 12th का पहला पार्ट लोगे मैथ का, शायद चौथा चैप्टर पाओगा, वहाँ से देख लेना, वहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर कोई आपको कहता है कि भाई ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है 4, ये एक मैट्रिक्स है, और मेरे को बताओ भाई इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो खुद 4 ही इसका क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट होगा। बात समझे, खुद 4 ही इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ सिंपली उठा गए हो लिख देना है। उसके बाद या तो देखो 1x1 की फॉर्म थी, 1x1 की फॉर्म, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम देखते हैं अब 3x3 की फॉर्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, और ये चीज़ समझनी जरूरी है भाई। मान लो हमारे पास दे रखा है ए कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या है भाई, देख लो ध्यान से, 1 2 1 1 1 1 3 2 1। मैंने जानबूझ कर थोड़ी सी ईजी ले ली भाई, ठीक है, थोड़ी सी मैंने ईजी ले ली है ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अब देखो आपने क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, आपने क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, पहली बात तो सिंपली आप लिख लो अपनी कॉपी में, किसी भी रो या कॉलम से सोल्व कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से सोल्व कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है आप किसी भी रो, अभी मैं सोल्व करना सिखाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, अभी मैं जब सोल्व करूंगा तो मैं कोई एक रो उठाऊंगा या फिर कोई एक कॉलम उठाऊंगा, तो इस बात का मतलब ये है कि आप चाहे कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, आप उससे सोल्व कर सकते हो। आंसर हर सूरत में सेम आएगा, आप कैसे भी कर लो आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ठाकरे चलना लग रहा हूँ, यहाँ पर देखो भाई ए, मैंने करना है इसका डिटरमिनेंट करना है, तो डिटरमिनेंट में देखो 1 1 3 2 1 2 1 1 1, देखो सीधी सी बात है, बात को समझेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल इजी है, करने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सिंपली मैं रो नंबर 1 ले रहा हूँ भाई, मैंने रो 1 ले ली, रो 1 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा, तो रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो देखा मैंने क्या है, 1 है, पहला एलिमेंट क्या है भाई, 1 है। पहली बात तो आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इनमें माइनस प्लस की गलती हो जाती है भाई, माइनस प्लस की, तो पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि आपकी गलती पहले ना हो, उसके बाद फिर मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। आपने हमेशा जो कोने पे हैं, जैसे हम इसमें क्रॉस मारने लगा मान लो, तो नो क्रॉस मारेंगे ना इसमें, सारे बच्चे ध्यान से देखना भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहीं पर आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मारेंगे तो मेरे को बताओ भाई, जो जो क्रॉस के अंदर कवर हुए वो सारे पॉजिटिव हैं, वो सारे आपने प्लस में लेने हैं कैलकुलेट करते टाइम। हम इसको 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 और इसको प्लस में लेंगे, बच के कौन से, देखो ये भी प्लस में आएगा भाई, ये बीच वाला भी, ठीक है, बच के कौन से, जो बाहर है लेकिन बीच में है, कोने पर नहीं है, तो मतलब जो बाहर बच गए, जो कोने पर नहीं है बीच में है, वे नेगेटिव लेने हैं। सिर्फ इस बात का आपने ध्यान रखना है, वो क्यों लेने हैं उसके बारे में भी हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। देखो रो नंबर 1 लिया, रो नंबर 1 लिया तो मैंने सबसे पहले क्या उठाना है भाई, सबसे पहला एलिमेंट 1 उठाना है, और फिर लगाना है ब्रैकेट, देखो ध्यान से, और 1 के की जो रो है, इस 1 की रो कौन सी है, या है ना 2 1 या रो है, इस रो को खाली छोड़ दो, इस रो को छेड़ना नहीं है। उसके बाद इसी 1 का जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको छोड़ दो, जो बच गए एलिमेंट ये वाले एलिमेंट, इन एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन होगा, जैसे 2x2 के वाली में होता है क्या, 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, ये काम करना है, इतना सा काम करना है, अपना काम खत्म। ये फिर इसने मिटे दो, दोबारा से आ जाओ इसी चीज़ में, देखो बिल्कुल ईजी है, एक बार आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सौदा की है, ठीक है। हम कर कुछ नहीं रहे, हम देखो 2x2 की मैं एक 2D फॉर्म बनाई थी, मैंने आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाया, 3x3 की फॉर्म में एक 3D फॉर्म बन जाएगी, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वहाँ पर जाने की जरूरत है नहीं। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं हम 2 के ऊपर, लेकिन 2 के ऊपर आने से पहले यहाँ पर ध्यान से दिया, देखा हो आपने, तो मैंने प्लस लिया, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस था ये, क्यों, क्योंकि ये प्लस में आती है। ये देखो ना तो कोने पे है और बीच में है और बाहर है, इसका मतलब ये माइनस में आएगी, माइनस का 2 इंटू, अब 2 की रो छोड़ दो, 2 का कॉलम छोड़ दो, 1 3 और 1 1 ये बचे ना अपने पास, तो 1 एकम
1 माइनस 3 एकम 3 ब्रैकेट बंद। इस प्रकार सोल्व करना है। अब आगे एक की बारी कोने पे है प्लस में होगा +1 इंटू, अब देखो यूरो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, बच गई ये जो कितना था अपना 2 था ना, 2 एकम 2 3 एकम 3 मतलब कि 2 माइनस 3। इतना सा क्वेश्चन करना था और क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता, कोई समस्या ही नहीं होती। अब देखो 1, अब 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 - 2 मतलब कि माइनस का 1। अब देखो -2 और -2 अंदर माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 मतलब कि प्लस का 4। यहाँ पर देखो -1 तो और बाहर भी 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। कितना आया भाई 4 माइनस का 2 मतलब कि 2। ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हम इस चीज़ को कर पाए। यूँ तो था इसको सोल्व करने का बिल्कुल। देखो अब बड़े लोग सोचेंगे सर इसकी ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल से ऐसे से आप इसको कर सकते हो। जब 2-4 क्वेश्चन कर लोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी करने की, ठीक है। अब आपको सर आप कह रहे थे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उठा के करेंगे तो सोल्व हो सकता है। एक काम करो भाई, करके देख लो, मेरा पार्ट जगह हम लेते हैं रो नंबर 2। रो नंबर 2 में जैसे ही मैं नज़र मारता हूँ तो इसमें 1 1 1 है, तीनों में क्या है भाई 1 1 1 है। अब 1 1 1 देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि देखो भाई जब हम इस पहले को लेंगे A को लेंगे 1 को, इसको मैं माइनस कर लूँगा, क्यों? क्योंकि ना तो ये कोणों पे है और ये बाहर है और बीच में है, तो ये माइनस का ले लिया इंटू। अब A को छोड़ गए, मान लो इसका यो हमने रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो ये बचे ना 2 1 2 1, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 मतलब कि 2 माइनस 2, ठीक है। फिर बीच वाले की बारी, बीच वाला प्लस में होगा, अपने बेरा है +1 इंटू। अब देखो भाई ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, कोने वाले बच गए 1 एकम 1 3 एकम 3 मतलब कि 1 माइनस 3 प्लस। फिर देखो भाई अब की बार आया, फिर बार वाले पा गया तो माइनस ले लेंगे -1 इंटू। देखो भाई यो छोड़ दिया, 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 माइनस 6। इस प्रकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो टर्म है ये 0 होगी, 2 - 2 0 0 इंटू समथिंग 0 प्लस। देखो भाई 1 जमा का है, माइनस में 2 अंदर बचेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का 4 बचेगा अंदर और माइनस माइनस प्लस मतलब कितना आ गया प्लस का 4 और -2 + 4 कितना आ गया भाई अपना 2। मेरे को एक बात बताओ भाई, जब हमने रो नंबर 1 ली तभी भी हमारा सेम आंसर आया, जब हमने रो नंबर 2 ली तभी भी हमारा सेम आंसर आया। इसका मतलब ये जो बात आपने सर लिखवाई थी ये बात सही है, ये बात वाकई में सही है भाई। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप लोगे तो आपका जो आंसर है वो सेम आऊगा, ठीक है ना। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आऊगा। आप इस बात को समझ पाए। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि माइनस प्लस ये कैसे लिया जाता है, इस बात को भी समझ लो भाई। ये जो माइनस प्लस है ये कैसे लेते हैं, इसका क्या लॉजिक है, ये बात भी आपको समझा देता हूँ मैं। उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो निपटा लेंगे इसकी। देखो मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, मान लो 3/3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, ए, मैं इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, और एक्चुअल में डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या है जो मैंने आपका स्किप करवा दिया, डायरेक्टली आपको सोल्व करना बता दिया। मेरे को एक बात बताओ भाई, ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, मेरे को बताओ भाई रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो इस एलिमेंट को मैं 1 1 कह सकता हूँ, बात को समझना। ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 तो इसको मैं 12 कह सकता हूँ। ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 इसको मैं 13 कह सकता हूँ। तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान में रखो 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33 इस प्रकार ये एलिमेंट होते हैं। आप देखते ही बता दोगे कि ये दूसरे रो का दूसरे कॉलम में अपना जो है एलिमेंट आया है, ये तीसरे रो में तीसरे कॉलम में, ये तीसरे रो में दूसरे कॉलम में आया है, ये पहली रो में तीसरे कॉलम में आया है, आप देखते ही बता सकते हो। तो ये जो मैंने नंबर यहाँ पर लिखे ना, इनका अहम रोल है भाई डिटरमिनेंट निकालने में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना माइनस प्लस, वो आता कैसे मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ। आपने -1 की कुछ पावर करनी होती है। अब ये आया कहाँ से -1, इतना डिटेल में हम न जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन बात है उसको सीखेंगे। -1 की कुछ पावर करनी होती है हर एलिमेंट के साथ में। अब इसकी पावर कितनी करनी होती है, जो भी रो हो प्लस जो भी कॉलम हो, बात को समझेंगे। -1 ऊपर रो कौन सी हो, कॉलम कौन सा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा -1 इंटू इसका रो कौन सी है 3, कॉलम कौन सा है 2, 3 और 2 5 आया ना, तो -1 की पावर ओड है,
ओड है, विषम है, तो -1 ही रहेगा। यह बात आप सबको पहले से पता होनी चाहिए। तो -1 रहेगा। तो मेरे को बताओ भाई, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो एलिमेंट होंगे जो कोने पर नहीं होकर के बीच में होंगे वो हम माइनस में लेंगे। मैंने आपको यह बात बताई थी डिटरमिनेंट निकालते टाइम। तो ऐसे आता है ये। फॉर एग्जाम्पल और कुछ ले लो, ये आइटम ले लो। हम कहते हैं कि भाई -1 की पावर 2 और 2 4, कितना हो जाएगा +1। तो इसलिए इसको प्लस कर लेते हैं। देखो 1 और 1 2 +1, 2 और 2 4 +1, 3 3 6 +1, 6 भी इवन होती है तो +1 हो जाएगा। 3 और 1 4 +1, 3 और 1 4 +1। यहाँ पर देखो 2 और 1 3 -1, 3 और 2 5 -1, 3 और 2 5 -1, 2 और 1 3 -1। तो आप इस बात को समझ पाए कि जो इस प्रकार क्रॉस में आ जाएंगी, आपको ये हर बार लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिमाग में एक बात याद रखो, जो इस प्रकार क्रॉस में आ जाएंगी वो प्लस में रहेंगी, और जो बचगी ये 4 जो बच गई ये 4 नेगेटिव होंगी, माइनस में हमने लेनी पड़ेंगी। आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब तक जितना मैंने कराया है। ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लियो भाई इसका सारे बच्चे। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। और तुम तो वैसे भी खूंखार बालक हो, मैंने बेरा है, और खूंखार बालक का खतर तो ये चीज़ बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो फिर भी यार खेले बालक हो, मतलब खाई खेले बालक हो। ठीक है, चलो अब देखो बात को समझो। डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर एक बात और बता दो कि अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स 4x4 की फॉर्म होगी तो क्या करेंगे सर? आपके पेपर में भगवान करे सोल्व करना आ जाए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या है इसमें, ABCD EFGH, वैसे आएगा नहीं आपके पेपर में, या बात मैं बता दूं भाई। ABCD EFGH IJKL MNOP ये दे दिया। ठीक है, और 4 बजे और कह दिया आपको कि भाई इसका A का डिटरमिनेंट बताओ। तो माइनस होना वाला तरीका तो मैंने आपको बताया ना, कहाँ पर माइनस होगा कहाँ पर प्लस होगा। आपने -1 की पावर वो करके देख लेनी है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर करोगे क्या, आपने वो ये करना है। मान लो हमने रो नंबर 1 उठा ली, तो आपने देखना A, हमने A उठा लिया, प्लस का होगा क्योंकि 1 1 है, प्लस का होगा। उसके बाद इसके गुणा में आपने करना क्या है, इसके गुणा में आपने डिटरमिनेंट करना है किसका, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। ये जो 3 बच गए ना, ये ऐसे कैसे HJKLNOP इस प्रकार चलेगा। फिर B का ऐसे लिख देना, B वाला छोड़ कर बाकी जो 3 बच गए, फिर C का, फिर D का, पूरा बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन लंबी होगी इसलिए पेपर में नहीं आता ये। ठीक है भाई, तरीका वही है, सिर्फ दिखने में वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तरीका वही रहेगा। आप सब बात को समझ पाओगे। तो 4x4 का सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपके पेपर में आएगा और ना मैं करके दिखाऊंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सेम रहेगा। माइनस प्लस कहाँ आएगा उसका मैंने लॉजिक भी बता दिया है और ट्रिक भी बता दी है। अगर 3x3 नॉर्मली 3x3 का आएगा, 3x3 का आया तो आपको पता है क्रॉस मार कर देख लियो, जो कोना पाव है और जो बीच में है वे क्रॉस में आ जाएंगे तो वे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो बच गए जो साइड में है और बीच में है वो नेगेटिव आ जाएंगे। अब देखो भाई कुछ प्रॉपर्टीज के मैं आपको बताता हूँ सोल्व करने की। पहले तो एक छोटी सी बात बताता हूँ सोल्व करने में। आप रो मतलब आप रो नहीं रो या कॉलम, रो या कॉलम, आप रो या कॉलम कौन सा लें, स्पेलिंग गलत हुई है, चलो देखे जाएंगे। आप रो या कॉलम कौन सा लें, आप जो है रो या कॉलम कौन सा लें भाई सोल्व करते टाइम। ऐसा भी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि भाई रो या कॉलम कौन सा लें ताकि हमारी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो याद रखना, ऐसी रो या ऐसा कॉलम आप छांटे जिसमें 0 ज़्यादा हो, जिसमें 0 ज़्यादा हो। बात को समझे, ऐसा रो या ऐसा कॉलम छांटे जिसमें 0 ज़्यादा हो। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। देखो एक बात को समझो, 1 2 0 0 1 2 0 0 3, ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, सॉरी हाँ एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमने निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं इसके थ्रू निकालूंगा रो नंबर 1 के थ्रू जब मेरे को छोटा पड़ेगा, या फिर मैं कॉलम नंबर 1 के थ्रू निकालूं। मेरे को बताओ सारे बच्चे, आप सोचोगे कि सर रो नंबर 1 के थ्रू भी निकाल लो चाहे कॉलम के थ्रू निकाल लो, बात तो बराबर नहीं है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप एक बार इसको बाहर लोगे, एक बार इसको बाहर लोगे, एक बार इसको बाहर लोगे, और अगर रो 1 के थ्रू कैलकुलेट करोगे एक बार इसको बाहर लोगे, एक बार इसको और एक बार इसको। तो मेरे को बताओ भाई, जब आप मान लो कॉलम नंबर 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, तो जब आप एक को बाहर लोगे, 1 × 3 एकम 3 और 2 0 0, फिर देखो ये क्या है माइनस में होगा क्योंकि बीच में है और बाहर है।
माइनस में होगा तो माइनस का 0। अब 0 के अंदर से कुछ आता रहो, बात को समझ रहा, 0 के अंदर से कुछ आता रहो वो पूरी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर इस पर आ जाएंगे प्लस 0, इस 0 के अंदर से कुछ आता रहो ये क्या कर देगा, पूरा 0। तो आगे की टर्म हमने लिखने की जरूरत नहीं, बात को आप समझ पाए होंगे, आगे की टर्म हमने लिखने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर यही आ चुका था, कितना, 3। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 है, हमारा आंसर यहाँ आ चुका था। अगर हम इसको लेते तो हम सिर्फ इसको एलिमिनेट कर पाते, ये दो हमने कैलकुलेट करने पड़ते। तो मेरे को बताओ भाई इजी ये है ना कैलकुलेट करने में, तो सीधी सी बात है जहाँ पर आपको ज़्यादा 0 दिखे उसको उठाओ, रो को या कॉलम को, और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो ये थी कि भाई रो और कॉलम हम कौन सा सेलेक्ट करें, ये आप ऐसे स्टार बना के या फिर हैशटैग बढ़ा के अपना नोट कर लेना भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स में देखो अपनी लैंग्वेज में आप इसको नोट करो भाई। किताबी लैंग्वेज में आपको पता है मैं कभी नहीं लिखवाता, मैं वो लैंग्वेज लिखवाता हूँ जो आपके समझ में भी आवे, और आप जब उसमें रिवाइज करो तो आराम से आप उसको समझ भी पाओगे आपने क्या लिखा है। जिस भी मैट्रिक्स में कोई भी रो आर लिख रहा हूं मैं या कॉलम 0 हो, कोई भी रो या कॉलम 0 का मतलब समझ रहे हो, 0 0 0 तीनों 0, या कोई ऐसा रो है जिसमें तीनों 0 है, कोई ऐसा रो है जो पूरा का पूरा 0 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, इज इक्वल्स टू 0। बात समझ पाई, बताने की जरूरत नहीं है, तीनों 0 है, तीनों कैंसिल हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0 होगा, पहली बात। और एक बात और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग सी, जिस भी मैट्रिक्स में, अब ये सारी बातें आपने लिखनी है भाई, नो की नो, जिस भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या कॉलम, जिस भी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो या कॉलम समान हो तो क्या होगा, तो भी डिटर्मिनेंट बराबर 0 होगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई भी 2 रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो क्या डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसको अगर नोट कर लो सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लो, अपनी कॉपी में उतार लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। फिर इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मैंने कहा कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर बराबर हैं, बिल्कुल सेम है दिखने में, तो क्या होगा वो दोनों क्या होंगे भाई मतलब उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कुछ, मैं लेता हूँ यहाँ पर, देखो बात को समझो, 1 2 1 3 0 2 1 2 1। अब यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3 बराबर हैं। अगर रो नंबर 1 और रो नंबर 3 बराबर हैं तो आपको डिटर्मिनेंट बराबर पहले ही 0 कह देना चाहिए था, सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सर एक बार करके तो दिखाओ, पता तो चले कि कैसे 0 होता है, एक बार प्रूफ तो करो। तो एक बार करके देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं, पता चलेगा कि भाई कैसे 0 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, इसको किसके थ्रू सोल्व करें? आपको कहीं पर 0 दिख रही है? सर मेरे को यहाँ पर 0 दिख रही है। आप एक काम करो, इसको रो नंबर 2 के हिसाब से सोल्व कर लो। तो रो नंबर 2 के हिसाब से जब मैं सोल्व करूंगा तो पहले आएगा भाई 3, और वो भी किसका, माइनस का आएगा। क्यों आएगा आपको पता है, 3 माइनस का क्यों आएगा, माइनस का मैंने ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या होगा भाई, 3 का मैंने रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 माइनस 2, ठीक है भाई। फिर आया 0 की बारी, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर आई 2 की बारी, माइनस का, ये लिखने की जरूरत नहीं, माइनस का 2 इंटू में 2 एकम 2 2 एकम 2 2 माइनस 2। मेरे को बताओ भाई, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 इज इक्वल्स टू 0। दिक्कत क्या है इसमें? जब मैंने आपको पहले बता दिया कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 3 बराबर हैं, तो अभी भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि जब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बराबर हो तो आपने कुछ नहीं करना, ठाकर उसका डिटरमिनेंट क्या कर देना है भाई, 0 कर देना। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात को समझे? बिल्कुल ईजिली आप इस बात को समझ पाए। अब देखते हैं अगली एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, एक मैट्रिक्स है भाई, एक मैट्रिक्स है
देखो इस क्लास में हम नॉर्मली सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे, कंसेप्ट मोटे मोटे सारे कवर कर लेंगे। अगर कुछ बचेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बीच में कुछ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। अगर आज थोड़ा टाइम मेरे को मिला तो 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में आपके बढ़िया क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब देखो ए कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया, A B C D E F G H I, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब ये जो हमने एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर मैं आपको कहता ट्रांसपोज ऑफ ए बताओ, ट्रांसपोज ऑफ ए, अब आधे बच्चे कहेंगे सर ट्रांसपोज ऑफ ए ये तो आपने सिखाया ही नहीं। सिखाया है, मैट्रिक्स के चैप्टर में मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए सिखाया कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधे देखो पहले ट्रांसपोज का साइन देखो, क्या ऊपर डैश लगाना होता है, डैश लगा दिया मतलब क्या है, वो ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज कैसे होता है, जो भी रो है उनको कॉलम बना दो, या फिर इसका उल्टा, जो कॉलम है उनको रो बना दो। एक काम कर लो, हम एक काम करते हैं, सारी रो उठा के कॉलम बना देते हैं। रो नंबर 1 उठाई मैंने A B C, इसको कॉलम बना दिया A B C। रो नंबर 2 उठाई D E F, दूसरा कॉलम बना दिया G H I, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठा के उसको उल्टा करना है ट्रांसपोज। अगर मैं इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि यही चीज़ दोबारा उठ के आ जाएगी। A D G ऐसे लिखूंगा तो A D G देखो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज। यह बात मैंने आपको मैट्रिक्स में समझाई थी, यह बात मैंने आपको मैट्रिक्स में बता दी थी, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब डिटरमिनेंट में सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो याद रखना जब ऐसा कोई केस हो, ये एक प्रॉपर्टी के टाइप में आपने नोट करनी है। जब ऐसा कोई केस हो तो याद रखना डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। याद रखना इस बात को भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। नोट कर लो इस चीज़ को अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में। जो अगर सांप फोटो नहीं छाप लिया है मानस का, जो डसले मान ले सांप सापण का जोड़ा हुआ है, तो एक नया को मार देवे तो दूसरा सांप का फोटो खींच लिया भाई, ठीक है। तुमने ना भी रहो तो मैं बता दूं, तो यहाँ पर क्या है, उसकी उसी सापण की तरह इसका फोटो खींच लो भाई, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको, इसने मिटे था, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गए। आपके आगे ही सारे सीधे सौदे काम होंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपनी प्रॉपर्टी बार बार रिकॉल करनी पड़ेगी ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। अगला देखते हैं। सर आगे बताओ, ये तो हमारे समझ में आ गया, ठीक बात है भाई। हमने मैट्रिक्स में एक बात पढ़ी, क्या बात पढ़ी भाई, देखो मैट्रिक्स में हमने एक बात पढ़ी कि भाई कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये इस प्रकार हमारे को एक मैट्रिक्स दे दी A B C D E F G H I। मेरी राइटिंग दिन ब दिन सुधरते जाओ भाई, वेरी गुड। देखो अब मैं कहता हूँ कि अगर मान लो इसके अंदर किसी स्केलर की गुणा करो, मतलब किसी अदिश की, हिंदी में बोलते हैं अदिश। तो स्केलर को कोई भी चीज़ स्केलर होती है, 2 3 4 5 कुछ भी, तो मैं कहता हूँ कि इसको 2A कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 2A करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या प्रभाव पड़ता है, पहले मैट्रिक्स की देख लेते हैं। मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स में क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे में 2 की गुणा हो जाती है। 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H और 2I, ठीक है। अब आप बात समझ पाए कि भाई कोई भी अगर मैट्रिक्स है, हम उसमें किसी स्केलर की गुणा करते हैं तो वो पूरे की पूरे उसमें गुणा हो जाती है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, याद रखना इस बात को, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। तो सर डिटरमिनेंट में कैसा है, देखो ध्यान से, मैं कहता हूं कि ए डिटरमिनेंट A B C D E F G H I, मैंने ये कर दिया, ठीक है। बात को समझेंगे। अगर कोई आपको कहता है कि इसके अंदर किसी स्केलर की गुणा करो, तो याद रखना आप मैट्रिक्स की तरह नहीं कर सकते, आप बच्चों की तरह मैट्रिक्स की तरह हर एक में 2 की गुणा नहीं कर सकते। आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में गुणा करनी है। बात को समझे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आपने इसकी गुणा करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर सकता हूँ A B C 2D 2E 2F और क्या रहेगा अपना G H I, ये बिल्कुल सही है।
ये मैंने बिल्कुल सही कर दिया, बात समझे। आप ए डी जी में गुणा कर सकते थे, सी एफ आई में गुणा कर सकते थे, जी एच आई में गुणा कर सकते थे 2 की, तो आप कहीं पर भी इसकी गुणा कर सकते थे इजीली। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यह बात आप समझ पाए कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी 2 की पूरी की किसी कोई स्केलर गुणा करते हैं तो पूरी अंदर 2 की गुणा होगी। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो सिर्फ किसी या तो किसी कॉलम में या किसी रो में गुणा होगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अभी आपको एक चीज़ कराता हूँ मैं, कितना 40 मिनट हो चुके हैं। चलो देखो भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ। ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, कोई नहीं घंटे कर लें। ए एक मैट्रिक्स है। देखो भाई मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, ये लिखता हूँ बी सी डी ई एफ जी। ये तो हमें बोर कर देगा, ए बी सी डी, कुछ बदलना पड़ेगा हमने। चलो कोई नहीं, बदल लेंगे बाद में। देखो भाई यहाँ पर मैंने इसकी 2 से गुणा कर दी तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये 2 2 लग गया। और अब किसी सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट ने ये कह दिया कि सर अब इसका डिटरमिनेंट कर दो। मैं कहा सही बात है भाई, डिटरमिनेंट आपने कही तो करना चाहिए। तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, 2a के बाद डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, a 2a 2b 2c। बात को समझना भाई, 2d बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी बात है। इसमें आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में। 2g 2h 2y ये हो गया, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखना, डिटरमिनेंट की अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जब हम डिटरमिनेंट में किसी स्केलर की गुणा करते हैं, देखो आप इसको छोड़ दो, आप ये देखो हमने एक डिटरमिनेंट हमारे को दे रखा है और डिटरमिनेंट के अंदर हर रो में हर कॉलम में 2 2 की गुणा रखी है। तो मेरे को बताओ भाई, अगर मैं रो नंबर 1 में से 2 बार निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ ना। खाली रो नंबर 1 में तो 2 बार निकाल लूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट में तो क्या है, अगर किसी स्केलर की गुणा करेंगे तो किसी एक रो में जाके गुणा होगा वो। तो मैंने नो मान लिया कि भाई 2 ऊपर में गुणा हो रहा है, तो मैं इस 2 ने बाहर निकाल सकता हूँ, एक बार 2 ने बाहर निकाल सकता हूँ। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यो जो 2 है यो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे निकल सकता है नहीं निकल सकता, मेरे को बताओ। निकल सकता है। उसके बाद देखो फिर मैंने देखा रो नंबर 2 में भी एक काम कर रखे ना 2 भाई, एक काम करो इस 2 को भी बाहर निकाल लो, इस 2 को भी बाहर निकाल लो भाई, तो गुणा में 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक मैंने क्या करा, यहाँ भी एक काम कर रखा भाई, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, इस 2 को भी बाहर निकाल लो। तो हुआ क्या, ध्यान से जब आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर किसका है, 2 2 4 2 8 इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक्चुअल में क्या था, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए था। क्या था ये, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि 2 की तो गुणा कर रखी थी इसलिए 2 लिख रखा था। डिटरमिनेंट ऑफ ए था तो यहाँ पर ए नहीं आ जाएगा। क्या यहाँ पर ए नहीं आ जाएगा, मेरे को बात बताओ भाई। और इस 8 को भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखने के लिए 2 की पावर 3 लिख देता हूँ, ताकि आप इसको एज ए फार्मूला यूज कर सको। यह बात समझ में आई या नहीं है, मेरे को बताओ भाई। यह बात आपको समझ में आई। अब से आप ये गलती मत कर देना कि भाई 2a, आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, 2a का जो डिटरमिनेंट है वो 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। होगा क्या, ये पॉसिबल होगा। अब इसके अंदर आप ये तो देख पाए कि भाई 2a और ये 2 बाहर होगा, ये अंदर होगा, लेकिन ये जो पावर है सर, ये कैसे पता चलेगा कि पावर कितनी आएगी। तो आपने सिर्फ इतना सा देखना है कि आपको कितनी ऑर्डर का दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर आपको दिया था 3/3 का ऑर्डर, कितना था भाई यहाँ पर 3 का, तो पावर 3 होगी। ठीक है, बात को समझो। अब इसको एज ए फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, के ए इज इक्वल्स टू के की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर n किससे बिलोंग, देखो k तो कोई स्केलर है, k तो कोई स्केलर जिसकी गुणा रखी है, और n क्या है, ऑर्डर है। बात को समझ पाई। इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता था, मेन बात थी ये। ठीक है, इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में छाप लो भाई। ठीक है,
और बताओ कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए भाई। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, इसने नोट कर लियो, प्रैक्टिस करियो भाई। आपकी बुक है, आपके पास बुक है, एनसीईआरटी से डाउनलोड करो, क्वेश्चन लगाओ, वहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन सोल्व होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से फिर किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे भाई। हरियाणा की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियोज़ आपने देखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई नया बात अगर देखने लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दियो, एक बेल आइकन है उसने दबा लियो, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लाइव भी पढ़ाते रहते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और लाइक कर दियो वीडियो को, शेयर कर दियो सबके पास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।